we move to the next, that is साहस की संप्राप्ति। तो साहस की संप्राप्ति में सबसे पहले ये जो बीच वाला है, दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये बीच वाला, इस बीच वाले से बाकी सभी चीजें ये बीच वाले से होती है। सो बीच वाले में पूरी संप्राप्ति दी गई है। सबसे पहले व्रण में वात प्रवेश होता है। ये व्रण मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा। Physiological trauma can cause inflammation of the lungs or can cause inflammation of the pleura। बहुत ज्यादा जोर से लंग्स में एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो भी फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, तो उससे उनका कहना है कि व्रण में वात का प्रवेश होता है और कफ के साथ संसर्ग होता है। पूरा स्थान जो है ये कफ का स्थान है, तो बढ़ा हुआ वात कफ से संसर्ग करेगा। अब कफ जो है वो स्निग्ध गुणी है, वात जो है वो रुक्ष गुणी है, तो कफ को वात शुष्क कर देगा, सुखा देगा। सुखाने के बाद ये बढ़ा हुआ वात जो है वो प्राणवायु के साथ शरीर में गमन करेगा। गमन मतलब यहां वहां घूमना। तो शरीर में गमन करेगा, साथ ही साथ व्रण की वजह से थूक में रक्त आना चालू हो जाएगा, बिकॉज सूखने की वजह से वहां एनाटॉमिकल व्रण हो जाएगा, जिससे लंग्स के अंदर रक्त स्राव, जीवादान या धीरे धीरे रक्त आना चालू हो जाएगा। जो भी कफ हम खांस के बाहर डालेंगे उस कफ में रक्त आना चालू हो जाएगा। इस रक्त के वजह से दुर्गंध आएगी और धीरे धीरे वात जो शरीर में फैला हुआ है उसके वजह से शरीर सूख जाएगा। अब ये जो वात फैला हुआ है ये अलग अलग एरियाज में जाकर अलग अलग लक्षण उत्पन्न करेगा। जैसे जब ये जिह्वा में जाएगा तो अरुचि उत्पन्न करेगा, कोष्ठ में जाएगा तो द्रवमल प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा, संधि में जाएगा तो बदन दर्द अंगसार उत्पन्न करेगा, शिर में जाएगा तो शिरोरोग उत्पन्न करेगा, हृदय में जाएगा तो रुद्र रोग उत्पन्न करेगा। यहाँ पर रुद्र रोग जो है दैट डजंट मीन अ हार्ट डिसीज, दैट मीन्स हृदय के ताकत या हृदय की शक्ति कम हो जाना। प्राणवाह स्रोतस में वो है ही, तो वहां कास उत्पन्न करेगा। और कंठ में जाएगा, अगर गले में जाएगा तो स्वर भेद उत्पन्न करेगा। तो ये बढ़ा हुआ जो वात है जो शरीर में गमन कर रहा है, ये बढ़ा हुआ जो वात है ये अलग अलग जगह पर जाके अलग अलग लक्षण उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने की चीज एक है कि अगर वात सिर में गया तभी शिरोरोग उत्पन्न करेगा, वात कोष्ठ में गया तभी द्रवमल प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा। तो इसका ये भी मतलब है कि वात कितने डायरेक्शंस में जाता है और कहां कहां अपना संश्रय स्थान संश्रय करता है उसके ऊपर सिम्टम्स उत्पन्न होंगे। क्वाइट पॉसिबली द फर्स्ट सिम्टम टू हैपन इज कास। कास इज द फर्स्ट सिम्टम टू हैपन। क्यों? क्योंकि इसके लिए वायु को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्राणवाह स्रोतस में ही वायु है, तो वायु जो है वो प्राणवाह स्रोतस में कास उत्पन्न करता ही है। तो साहस से होने वाले जो राजयक्ष्मा है उसमें कास प्रमुख लक्षण होता ही है। साथ में वहां से निकलेगा तो स्वर भेद उत्पन्न करता है, फिर जिह्वा तक जाके अरुचि उत्पन्न करता है। भले इसमें सभी लक्षण बताए हों, लेकिन इट डिपेंड्स कि वात कहाँ गया है उसके ऊपर ये सब चीजें उत्पन्न होती है। द्रवमल प्रवृत्ति बहुत कम पेशेंट्स में देखने को मिलती है। अंगसार जरूर से देखने को मिलता है, शिरोरोग भी बहुत कम पेशेंट में देखने को मिलता है,
हृदय रोग जरूर से देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल व्हाट इज कास का या कास से होने वाले साहस का या साहस से होने वाले राजयक्ष्मा की संप्राप्ति। सिंपल है संप्राप्ति। व्रण हो जाता है फिजियोलॉजिकल, जिसमें वात प्रवेशित कर जाता है। वात बढ़ जाने की वजह से कफ को सुखा देता है। कफ सूख जाएगा तो वात और प्रकोपित हो जाता है, क्योंकि स्निग्ध गुण चला गया। स्निग्ध गुण जाने की वजह से वात शरीर में गमन करना चालू कर देता है। साथ ही साथ कास आना चालू हो जाता है। थूक में रक्त आना चालू हो जाता है। रक्त से थूक में दुर्गंध आना चालू हो जाता है। और बिकॉज वात बढ़ गया है तो सभी प्रकार के धातुओं को वो शोषित कर देगा। तो धीरे धीरे शरीर सूखना चालू हो जाता है। यहाँ ध्यान रखने की चीज एक है कि साहस जो है तो एक ही बार करने से ये सब चीजें उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन अगर बार बार साहस किया जा रहा है तभी ये चीजें उत्पन्न होगी। एक बार सिर्फ मैंने शायद आपको बताया था, नहीं बताया था, पता नहीं। एक बार मैं इसके पहले वाला जो कॉलेज था वहां मैं देहरादून में पढ़ाता था। तो देहरादून में मैं क्या करता था, बॉम्बे से मैं फ्लाइट से दिल्ली जाता था और दिल्ली से फिर देहरादून के लिए मैं ट्रेन पकड़ता था। तो एक बार मेरी फ्लाइट डिले हो गई तो ट्रेन छूटने के लिए सिर्फ 45 मिनट्स थे और दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली स्टेशन जो है वो 45 मिनट्स की दूरी पे है। तो जो उतर के मैं भागा हूँ, शायद मैं ओलंपिक में ऐसा भागता तो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ले आता। तो जो मैं भागा हूँ, ट्रेन में जाने के बाद जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा, मुझे आधे घंटे तक खांसी आ रहा था। आधे घंटे तक मैं खांस रहा था। फॉर्चुनेटली तभी कोरोना नहीं था, नहीं तो मेरे आजू बाजू वाले लोग मेरे पास ऐसे दुष्ट नजर से देखते। लेकिन उस एक दिन का जो साहस है उसके वजह से मुझे राजयक्ष्मा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं रोज ऐसे भागूंगा मेरे कैपेसिटी से ज्यादा तो मुझे जल्दी ही राजयक्ष्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर निदान सेवन का जो नित्यत्व है वो भी उतना ही काम करता है। और ये सिर्फ इसी व्याधि के लिए नहीं है, हर व्याधि के लिए है। एक बार मैं मिर्ची खाऊंगा तो शायद मुझे एक बार जलन होगी, लेकिन मेरा पित्त, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मेरा शरीर जो है वो बैलेंस या साम्यावस्था के लिए बना हुआ है। वात थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो उसको समान अवस्था में करने का शरीर कोशिश करता है। क्या करेगा? बदन दर्द लाएगा, एक दिन के लिए आराम करने को लगाएगा, तो बात अपने आप शांत हो जाएगा। तो योर बॉडी इज डिजाइन टू मेंटेन अ बैलेंस। डिजाइन टू मेंटेन अ बैलेंस। पित्त बढ़ गया, पेट में जलन हो रही है, तो आपको कोई ठंडी या मीठी चीज खाने की इच्छा हो जाती है। तो योर बॉडी इज डिजाइन टू मेंटेन अ बैलेंस। अब साहस के बाद आता है संधारण। संधारण का मतलब है वेग धारण। यहाँ पर 3 प्रमुख वेग हैं जो धारण करने से राजयक्ष्मा होता है, इसे कहा गया है। एक है अधोवात या वायु, एक है मल और एक है मूत्र। तो अधोवात, मल और मूत्र, इन 3 चीजों का संधारण करने से, इन 3 वेगों का धारण करने से राजयक्ष्मा उत्पन्न होता है। अब वहां पर साहस में ये सिर्फ द्विदोषज व्याधि है, वात और कफ। लेकिन संधारण वाला जो व्याधि है वो त्रिदोषज व्याधि है, क्योंकि वहां पर संसर्ग वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर सन्निपात वर्ड यूज हुआ है। तो इन तीनों की वजह से वायु प्रकोपित हो जाता है। वायु जो है वो पित्त और कफ को, अगर आपको वो श्लोक याद है, वायुनाम यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मल धातवः, वायुनाम यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्।
मतलब वायु जो है वो बाकी सब दोषों को प्रकोपित करने के लिए या यहाँ वहां ले जाने के लिए सबसे मेजर दोष माना जाता है। तो यहाँ पर वायु प्रकोपित हो गया। वायु प्रकोपित होने के बाद बाकी दो दोष कफ और पित्त, कफ और पित्त दोनों दोष प्रकोपित हो गए और तीनों दोषों का सन्निपात हो गया। अब ये सन्निपात जो है ये शरीर के अलग अलग अवयवों में रोपित हो जाता है। जैसे साहस में वायु कंठ में चला जाता है, शिर में चला जाता है, संधियों में चला जाता है, वैसे ही यहाँ पर वायु के साथ बाकी दो दोष जो हैं वो भी चल के अलग अलग अवयवों में रोपित होते हैं, स्थान संश्रित हो जाते हैं। इसके बाद या तो द्रवमल उत्पन्न हो जाता है या तो मल शुष्क हो जाता है। मतलब आइदर यू विल हैव लूज मोशंस और यू विल हैव कॉन्स्टिपेशन। वायु बढ़ जाने की वजह से पार्श्व कंठ, पार्श्व मतलब फ्लैंक्स, कंठ मतलब गला, पूरा मतलब छाती और शिर मतलब सिर। इसमें रुजा, रुजा का मतलब है दर्द चालू हो जाता है। स्कंद भंग, स्कंद भंग मतलब कंधे में जोर आता है या कंधे में डिसलोकेशन हो जाता है। और इससे लक्षण क्या क्या उत्पन्न होते हैं? कास, कास ये लक्षण चारों प्रकार के राजयक्ष्मा में है। चारों प्रकार के राजयक्ष्मा में कास है। वैसे ही स्वर भेद ये भी लक्षण चारों प्रकार के राजयक्ष्मा में। कास होने से बार बार खांसी आती है और उस खांसी के वजह से स्वर भेद होता है। बार बार खांसने की वजह से हमको स्वर भेद हो जाता है। तो कास और स्वर भेद ये चारों प्रकार के राजयक्ष्मा में ऐसे सिम्टम आते हैं। साथ ही साथ जब वेग धारण करने से अधो मतलब आपका जो अधो एब्डोमेन है, नाभि के नीचे वाले में प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ये प्रेशर ऊर्ध्वगत हो जाता है और यहाँ पे जो डायफ्राम है उस पर प्रेशर आने की वजह से यहाँ पर लंग का एक्सपेंशन कैपेसिटी कम हो जाता है। तो श्वास भी एज ए सिम्टम दिखता है। साथ ही किसी किसी को प्रतिश्याय या सर्दी भी दिख सकती है। ठीक है, तो ये हुआ संधारण की वजह से राजयक्ष्मा के निदान और संप्राप्ति। अब हम चलते हैं अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय में। दो प्रकार के क्षय जो हैं वो आयुर्वेद में बताए हैं। अनुलोम क्षय, अनुलोम क्षय का क्या मतलब है? अनुलोम का मतलब है रस धातु के साथ से शुक्र धातु तक होने वाला क्षय। तो सबसे पहले जो क्षय आता है वो रस में आता है और उसके बाद धीरे धीरे शुक्र तक चला जाता है। ये अनुलोम क्षय है। पहले रस, बाद में रक्त, बाद में मांस, बाद में मेद, बाद में मज्जा और बाद में अस्थि, बाद में मज्जा और बाद में शुक्र। प्रतिलोम क्षय में शुक्र धातु से क्षय चालू होता है और रस तक आता है। शुक्र धातु से क्षय चालू होके रस तक आता है। तो अब ये जब दो अलग अलग प्रकार के क्षय बताए हैं तो इसमें ध्यान रखना जैसा ये है कि रस धातु का क्षय जो है वो अनुलोम, अनुलोम मतलब नॉर्मल कोर्स में होने वाला क्षय। तो रस धातु का क्षय किस कारण से होगा? अन्नपान ठीक नहीं होने की वजह से। अन्नपान ठीक नहीं होने की वजह से रस धातु का क्षय होगा। तो अनुलोम क्षय में क्या बताया है उन्होंने? अधिक शोक, चिंता, काम, क्रोध, भय। अब यहाँ पर काम जो है that is not for sexual activity but that is for mental desires, mental desires। तो अधिक शोक, चिंता, काम, क्रोध और भय, इनसे क्या हो जाता है? ये मेंटली सब ये करने वाली चीजें हैं। इससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है।
एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है बॉडी के डाइजेशन की, तो शरीर धीरे धीरे शुष्क होना चालू हो जाता है क्योंकि रस धातु क्षय हो गया है। रसात रक्तम ततो मांसम मांसात मेदम ततोस्ति च, एक से दूसरे धातु का पोषण होता है, तो इसीलिए रस धातु का क्षय होने की वजह से रक्त धातु भी क्षय हो जाता है, फिर मांस धातु भी क्षय हो जाता है, और ऐसे अनुलोम गति से, अनुलोम मतलब रस से चालू होकर शुक्र तक, अनुलोम गति से एक एक धातु का क्षय होना चालू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट रुक्ष अन्नपान करे तो वायु और बढ़ जाता है और अधिक तीव्रता से, अधिक तेजी से अनुलोम क्षय कराना चालू कर देता है। रस धातु से लेके ओज, ओज क्या है? शुक्र का या धातुओं का सार भाग जो है वो ओज है। तो शुक्र धातु तक इसका क्षय चले जाने की वजह से ओज आता है, ओज भी क्षीण हो जाता है, और इसी को अनुलोम क्षय कहते हैं। तो अनुलोम क्षय के उल्टा क्या हो गया? प्रतिलोम क्षय। प्रतिलोम क्षय कहां से चालू होगा? शुक्र धातु से चालू होगा। तो इसका कारण क्या हो सकता है? अधिक मैथुन करना, ये इसका कारण हो सकता है प्रतिलोम क्षय का, अनुलोम का नहीं। प्रतिलोम क्षय का कारण हो सकता है अधिक ज्यादा प्रमाण में मैथुन करना, ठीक है। तो इसीलिए जब HIV आया था 2005 में, सबसे ज्यादा HIV का ये चल रहा था, तो HIV को उन्होंने प्रतिलोम क्षय के साथ कोरिलेट किया था। बाद में HIV धीरे धीरे कम हो गया। तो 2005 में, आई होप आप सब शायद 5-6 साल के होंगे तभी, तो प्रतिलोम क्षय जो है, HIV वॉज फैलता कैसे था? मैथुन से फैलता था। तो इसीलिए प्रतिलोम क्षय को उन्होंने HIV के साथ कोरिलेट करने का कोशिश किया था। तो what we will do is we will stop here for क्षय। प्रतिलोम क्षय से जो मैंने कारण बताए थे, अधिक मैथुन करना, ये प्रतिलोम क्षय का मेन कारण है। अधिक स्त्री संग करना, स्त्री संग का मतलब ही मैथुन होता है। तो अधिक मैथुन और अति स्त्री संग, यहाँ पर मैथुन जो है वो हस्त मैथुन के लिए भी लिया जा सकता है, इसीलिए स्त्री संग को अलग से मेंशन किया हुआ है। तो हस्त मैथुन करना या स्त्री संग करना, इससे शुक्र धातु कम हो जाता है, शुक्र धातु कम हो जाता है। अब पोषण तो रस से चालू होता है, तो शुक्र धातु कम हो जाता है, तो मज्जा धातु कम होने का क्या रीजन है? मज्जा, शुक्र तो मज्जा का पोषण नहीं करता, मज्जा शुक्र का पोषण करता है। तो उनका कहना है कि शुक्र का कम होने, शुक्र में अधिक वीर्य पतन हो जाता है, शुक्र कम होने की वजह से शुष्कता ज्यादा आती है, सूखापन ज्यादा आता है, और ये शोष जो है, ये शुष्कता जो है शरीर में, ये वात प्रकोप करती है और वात जाके रसादी धातुओं को क्षीण करता है। रसादी धातुओं को क्षीण करने वजह से शोष के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर अनुलोम लिखा है, जो गलती से लिखा है, यहाँ प्रतिलोम होना चाहिए। तो शोष उत्पन्न करता है, जो प्रतिलोम क्षय है, प्रतिलोम क्षय है। तो ध्यान रखिए, 2 प्रकार के क्षय आयुर्वेद में बताए हैं। एक अनुलोम क्षय, जिसमें रस से, अनुलोम मतलब नीचे की तरफ, पेट से नीचे की तरफ, और प्रतिलोम, आपके जो आपके शरीर पे बाल देखो, बाल अनुलोम गति से बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। शरीर के सब बाल जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो अनुलोम गति है, नीचे की तरफ, मतलब रस से शुक्र की तरफ, पेट से शुक्र की तरफ, ये हुआ अनुलोम गति। और प्रतिलोम गति में शुक्र की तरफ से रस की तरफ, या मेढ्र की तरफ से रस की तरफ। आपके बाल के उल्टी दिशा में, लोम मतलब बाल,
अनु मतलब बाल के जैसा गति, प्रति मतलब बाल के उल्टा गति। तो अनुलोम क्षय से बाल के बहुत टाइम पीपल गेट कंफ्यूज अनुलोम और प्रतिलोम। लोम मतलब बाल, अनु मतलब फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ द बाल, ऊपर से नीचे की तरफ। प्रतिलोम मतलब अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द हेयर, नीचे से ऊपर की तरफ। तो दिस इज व्हाट इज प्रतिलोम क्षय। अब यहां के बाद तीसरा कारण आ जाता है विषमासन। तो एक हो गया साहस, एक हो गया संधारण। संधारण में मानसिक वेग भी आ गए और शारीरिक वेग भी आ गए। और अब आता है विषमासन। विषमासन, आसन मतलब खाना, विषम मतलब उल्टा सीधा खाना, उल्टा सीधा खाना। तो विषमासन में what they have mentioned is आहार विधि विशेष के विपरीत अन्नपान। मतलब आपके शरीर को जो चीज लगने वाली है, जैसे आपके शरीर को मधुर रस लगने वाला है, स्निग्ध रस लगने वाला है, तो आप मधुर रस का सेवन नहीं करते या स्निग्ध गुण का सेवन नहीं करते, जिसके वजह से वात और बाकी दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो आहार या फिर उल्टा सीधा अन्नपान करते हैं, जैसे खाना कभी भी खा लेते हैं, खाना स्किप कर देते हैं बार बार, तो ये सब विषमासन में आता है। तो इससे त्रिदोष प्रकोप हो जाता है। त्रिदोष प्रकोप की वजह से श्रोतावरोध हो जाता है। श्रोतावरोध मतलब द चैनल्स गेट ब्लॉक्ड। और इससे देखो तीनों दोषों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। वात से रुजा मतलब दर्द, पित्त से दाह और द्रवमल प्रवृत्ति, और कफ से गौरव। तो ये तीनों दोष प्रकोपित होने की वजह से शरीर सूखना चालू हो जाता है और शोष के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके दो कारण हैं, एक त्रिदोष प्रकोप और एक स्रोतोरोध। स्रोतोरोध होने की वजह से किसी भी चैनल में एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन ठीक से नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये दो कारण की वजह से विषमासन में शोष उत्पन्न हो जाता है। तो हमने आज तीसरा कारण भी क्लियर कर लिया। यहां पर हम रुक जाते हैं। अगली बार वी विल टेक द नेक्स्ट, दैट इज शोष के पूर्व रूप। शोष के पूर्व रूप। So thank you so much for attending the lecture. Have a nice day. Next time I will share this presentation. Okay, thank you.